नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जिससे शायद हम सब कभी न कभी गुजरे हैं। मेरा मतलब है तनाव और चिंता। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है आज वो इस रोजमर्रा के अनुभव को काफी करीब से देखती है। उस अनदेखे बोझ को जो अक्सर सुबह आंख खुलने के साथ ही महसूस होने लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये सामग्री सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करती, ये गहराई में जाकर बताती है कि कैसे ये अंदरूनी उथल पुथल हमारी नींद, हमारी खुशी और हाँ, हमारे मन की शांति पर भी असर डालती है। इसे एक ऐसी स्थिति की तरह पेश किया गया है जहां मतलब बाहर से सब ठीक दिखते हुए भी अंदर एक बेचैनी या अनजाना सा डर बना रहता है। हाँ, इसी को शायद एंजाइटी कहते हैं, जैसा कि इसमें जिक्र है। ये वो एहसास है जो रात को दिमाग को शांत नहीं होने देता और सुबह होते ही मतलब आने वाले कामों की चिंता शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम वर्तमान में है ही नहीं। बिल्कुल, मन या तो अतीत की बातों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की आशंकाओं में। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आता है, जिसे इन स्रोतों में रेखांकित किया गया है कि तनाव की जड़ अक्सर बाहरी हालात नहीं होते। अच्छा, बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। मतलब काम का दबाव हो, रिश्तों में थोड़ी अनबन हो, या भविष्य को लेकर वो क्या होगा वाला डर, ये सब हमारे मन के अंदर ही तो आकार लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाहरी परिस्थितियों को बदलने के बजाय अपने अंदरूनी नजरिए पर काम करके ज्यादा राहत पा सकते हैं। सामग्री इस बात पर काफी जोर देती है ना कि हमारी एक बड़ी गलती उन चीजों के बारे में लगातार सोचना है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आज हमारी चर्चा का मकसद इस सामग्री के आधार पर यह समझना है कि ये भावनाएं क्यों पैदा होती हैं, इनके पीछे की सोच क्या है, और सबसे जरूरी, इनसे निपटने के लिए क्या ठोस, क्या व्यावहारिक कदम सुझाए गए हैं। ये सिर्फ समस्या की पहचान नहीं, बल्कि समाधान की ओर एक इशारा भी है। ठीक है, तो चलिए पहले कदम की बात करते हैं। सामग्री का एक प्रमुख सुझाव है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। सुनने में ये थोड़ा उल्टा लग सकता है ना कि परेशानी को स्वीकार कैसे करें, हम तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हाँ, ये विरोधाभास दिलचस्प है। देखिए, विश्लेषण का तर्क ये है कि जिस स्थिति को हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, उससे मानसिक रूप से लड़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। जब तक हम नकारते रहते हैं या ऐसा क्यों हुआ में अटके रहते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा उसी अंदरूनी संघर्ष में खर्च होती रहती है। स्वीकार का मतलब हार मान लेना या मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि यथार्थ को उसकी समग्रता में देखना है, बिना उसे तुरंत बदलने की कोशिश किए। तो ये एक तरह से ऊर्जा बचाने का एक तरीका है, अंदरूनी लड़ाई को खत्म करके। हाँ, आप कह सकते हैं। सामग्री से इसी तरह देखती है, एक ऊर्जा संरक्षण की रणनीति। अंदरूनी प्रतिरोध, वो जो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा लेता है। स्वीकृति उस प्रतिरोध को कम करती है। इसके लिए एक व्यवहारिक तकनीक भी सुझाई गई है, आत्म प्रश्न। मतलब जब भी कोई चिंता घेरे तो रुक कर खुद से पूछना, क्या इस स्थिति या इस पहलू को मैं बदल सकता हूं? और फिर इस सवाल के जवाब के आधार पर आगे का रास्ता तय होता है। बिल्कुल। अगर जवाब हाँ है तो सामग्री कहती है कि भाई अपनी ऊर्जा उस बदलाव को लाने में लगाइए, जो भी संभव कदम उठा सकते हैं उठाइए। लेकिन अगर जवाब नहीं है, अगर स्थिति वाकई आपके नियंत्रण से बाहर है, तो उसे जाने देने का अभ्यास करें। ये जाने देना ही स्वीकृति का असली रूप है। आसान नहीं है, मैं मानता हूं, खासकर जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, लेकिन यहीं पर मानसिक शांति का रास्ता खुलता है। संतुलन कैसे बिठाएं? कहीं ये निष्क्रियता को बढ़ावा तो नहीं देता? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। सामग्री इस बात पर रोशनी डालती है कि जाने देना का मतलब कोशिश करना बंद कर देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है परिणाम से अपनी मानसिक शांति को अलग करना। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते हैं अगर स्थिति बदलने लायक है तो, लेकिन परिणाम की चिंता में घुलना बंद कर सकते हैं। और अगर स्थिति बदलने लायक नहीं है तो उसे स्वीकार करके अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाना है जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया, आपका नजरिया या जीवन के अन्य क्षेत्र। एक बहुत मार्मिक पंक्ति है इसमें, कभी कभी छोड़ देना भी एक जीत होती है। ये पारंपरिक सोच से काफी अलग है ना? जहाँ हमें हमेशा डटे रहने और लड़ते रहने के लिए कहा जाता है, ये मानना कि पीछे हटना या किसी चीज को उसके हाल पर छोड़ देना भी जीत हो सकती है, ये वाकई एक नया नजरिया है। हाँ, और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। जीत हमेशा बाहरी संघर्ष में नहीं होती। कभी कभी अंदरूनी शांति बनाए रखना, व्यर्थ के मानसिक बोझ से खुद को मुक्त करना, यही सबसे बड़ी जीत होती है। स्वीकृति हमें इसी दिशा में ले जाती है। ठीक है,
तो पहला कदम हुआ स्वीकृति और जाने देने की कला। अब दूसरे तरीके पर आते हैं जो विश्लेषण में बताया गया है, और ये तो बेहद सरल लगता है, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना, ब्रीदिंग। क्या वाकई इतना शक्तिशाली हो सकता है? देखिए, इसकी सरलता ही इसकी खूबी है। और बात सिर्फ सांस लेने की नहीं, बल्कि ध्यानपूर्वक सांस लेने की है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें अक्सर उथली और तेज हो जाती हैं, है ना? गहरी धीमी सांसें हमारे नर्वस सिस्टम को एक अलग संकेत भेजती हैं। सामग्री बताती है कि यह प्रक्रिया हमारे शरीर के वो जो फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया है उसे शांत करती है। अच्छा, तो ये शारीरिक स्तर पर काम करता है, सिर्फ मानसिक तौर पर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ विज्ञान की भूमिका आती है। गहरी और लयबद्ध सांसें हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती हैं, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी कहते हैं। ये शरीर को शांत और संतुलित अवस्था में लाता है। इसके विपरीत तनाव के समय सक्रिय होने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें उत्तेजित रखता है। तो सांस पर ध्यान देना इस संतुलन को वापस लाने का एक सीधा और बहुत सुलभ तरीका है। सामग्री में इसके अभ्यास का एक बहुत ही सरल तरीका बताया गया है। रोजाना सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों और शायद अपनी दिल की धड़कन को महसूस करना। हाँ, ये एक माइंडफुलनेस तकनीक है। माइंडफुलनेस यानी जानबूझकर बिना किसी अच्छे बुरे के फैसले के अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लाना, यहाँ अपनी सांसों पर टिकाना। और जब मन भटकने लगे, और वो भटकेगा ही, स्वाभाविक है, तो बिना खुद को कोसे धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आना। रोजाना सिर्फ 2 मिनट का ये अभ्यास भी, जैसा कि विश्लेषण कहता है, धीरे धीरे तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। इसे ऐसे समझें कि आप अपने दिमाग को शांत रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बस 2 मिनट, लेकिन रोज इसे करना, वो भी लगातार, शायद उतना आसान ना हो। क्या सामग्री इस निरंतरता की चुनौती पर भी कुछ कहती है? इस बात पर जोर देता है कि इसका असर धीरे धीरे महसूस होता है। शायद 1-2 दिन में कोई बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन नियमित अभ्यास से हम तनावपूर्ण स्थितियों में अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में बेहतर हो जाते हैं। ये 2 मिनट एक निवेश की तरह हैं, अपनी मानसिक शांति में एक छोटा लेकिन नियमित निवेश। चुनौती पहचानना और फिर भी कोशिश करते रहना, यही कुंजी है। वाकई ये छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं, वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। विश्लेषण कहता है कि हमारी ज्यादातर चिंता या तो अतीत के पछतावों से जुड़ी होती है या भविष्य की आशंकाओं से। हाँ, ये चिंता और तनाव का एक मुख्य ईंधन है। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है ना, जो लगातार अतीत और भविष्य के बीच कूदता रहता है। काश मैंने तब वैसा किया होता, अरे अगर कल ऐसा हो गया तो। इन विचारों में उलझकर हम उस पल को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, अभी। और विडंबना यह है कि सुकून, जैसा कि सामग्री कहती है, केवल अभी में ही मिल सकता है। ये विचार बहुत गहरा है कि सुकून सिर्फ अभी में है, लेकिन हमारी जिंदगी तो भविष्य की प्लानिंग और अतीत के अनुभवों से सीखने पर ही चलती है। इसे व्यवहार में कैसे उतारा जाए? क्या इसका मतलब है कि हम भविष्य के बारे में सोचना ही बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्तमान में जीने का मतलब भविष्य के लिए योजना ना बनाना या अतीत से ना सीखना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप योजना बना रहे हो तो पूरी तरह से योजना बनाने में मौजूद रहें। जब आप कुछ याद कर रहे हो तो उस याद में रहें, लेकिन बाकी समय अपनी चेतना को वर्तमान क्षण में वापस लाने का अभ्यास करें। सामग्री कुछ ठोस सुझाव देती है, जैसे हर दिन कुछ समय बिना किसी स्क्रीन के बिताना, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप से दूर, बस अपने विचारों और अपने आसपास के माहौल के साथ। ओह, ये तो आजकल बहुत मुश्किल लगता है। हम तो लगातार जानकारी और उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं। बिल्कुल मुश्किल है, और स्रोत इस चुनौती को स्वीकारते हैं, लेकिन यही अभ्यास हमें अपने अंदरूनी शोर को सुनने और शांत करने का मौका देता है। दूसरा सुझाव है साधारण चीजों का पूरी तरह से अनुभव करना, जैसे चाय पीते समय सिर्फ चाय का स्वाद, गर्माहट और खुशबू महसूस करना, ना कि साथ में हजार और चीजें सोचना। चलते समय अपने कदमों और आसपास की आवाजों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सच में सुनना, ये छोटी छोटी चीजें, जैसे सूरज की गर्मी महसूस करना या किसी से दिल खोलकर बात करना, क्या इनमें इतनी शक्ति है? सामग्री का सार यही है कि इन्हीं छोटी चीजों में जीवन का असली अनुभव छिपा है। जब हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और वर्तमान पल से जुड़ते हैं, तो भविष्य की चिंताएं और अतीत के बोझ अपने आप हल्के लगने लगते हैं। एक पंक्ति है, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर हम उसे महसूस करना सीख लें।
और ये महसूस करना अभी में ही संभव है। ये एक महत्वपूर्ण याद दहानी है कि जीवन सिर्फ बड़ी उपलब्धियों या समस्याओं को सुलझाने का नाम नहीं है, बल्कि इन अनगिनत छोटे छोटे अभी के पलों का जोड़ है। और अगर ये पल चिंता में बीत गए तो हमने जिया ही क्या। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से हम चौथे और शायद सबसे अहम पहलू पर आते हैं जिस पर सामग्री जोर देती है, वो है आत्मकरुणा, यानी सेल्फ कंपैशन। भी सुनने को मिलता है। विश्लेषण में एक दिलचस्प विरोधाभास बताया गया है कि हम अक्सर दूसरों की गलतियों और कमियों को लेकर जितने समझदार और दयालु होते हैं, उतने खुद के प्रति नहीं हो पाते। हाँ, ये एक बहुत आम मानवीय पैटर्न है। कोई दोस्त परेशान हो तो हम उसे हौसला देते हैं, उसकी गलतियों को मानवीय भूल कहकर शायद माफ भी कर देते हैं, लेकिन जब खुद से कोई चूक होती है तो हम अपने सबसे कठोर आलोचक बन जाते हैं। अपनी कमियों को हम अपनी पहचान मान लेते हैं, खुद को नाकाबिल या कमजोर समझने लगते हैं। और शायद इसीलिए हम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं ना, हमेशा परफेक्ट दिखने और महसूस करने का। सामग्री याद दिलाती है, आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। थकना, रुकना, रोना सब ठीक है। ये बात सुनना कितना जरूरी है ना? बेहद जरूरी। देखिए, आत्मकरुणा का मतलब खुद पर तरस खाना या बहाने बनाना नहीं है। इसका मतलब है खुद को उसी समझ, धैर्य और दया के साथ देखना जैसा हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते जिसकी हम परवाह करते हैं। इसका मतलब है अपनी तकलीफ को स्वीकार करना, ये समझना कि असफलता, गलतियां और दर्द ये सब जीवन का हिस्सा है, सबके साथ होता है। और मुश्किल वक्त में खुद के प्रति नरम रहना, कठोर नहीं। वो जो अंदर का आलोचक होता है, इनर क्रिटिक, वो बहुत कठोर हो सकता है। उसे कैसे शांत किया जाए? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? स्रोत सकारात्मक आत्मचर्चा मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक का सुझाव देते हैं, लेकिन वो भी यथार्थवादी होनी चाहिए। सिर्फ सब ठीक है कहने के बजाय एक ज्यादा मददगार तरीका हो सकता है खुद से कहना, हाँ मैं अभी ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ, ये मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये वाक्य, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, इसमें एक तरह की ईमानदारी है और हिम्मत भी है। ये स्वीकार करना कि सब ठीक नहीं है शायद पहला कदम है बेहतर महसूस करने की तरफ, बजाय इसके कि हम हमेशा एक झूठी मजबूती का मुखौटा पहने रहें। बिल्कुल, अपनी भावनाओं को चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो, स्वीकार करना हीलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये मानना कि मैं कोशिश कर रही हूँ, ये आपके प्रयास को मान्यता देता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये परफेक्शन के बोझ को हल्का करता है और हमें अपनी मानवीय अपूर्णताओं के साथ जीने की इजाजत देता है। आत्मकरुणा हमें गिरने के बाद उठने की ताकत देती है। तो ये चारों बातें, स्वीकृति, ध्यानपूर्वक सांस लेना, वर्तमान में जीना और आत्मकरुणा, ये सब मिलकर तनाव और चिंता से निपटने का एक समग्र नजरिया पेश करती हैं, जैसा कि इस सामग्री में दर्शाया गया है। हाँ बिल्कुल। और अगर आप ध्यान दें तो इस सभी तरीके बाहरी परिस्थितियों को बदलने के बजाय हमारी अंदरूनी दुनिया पर फोकस करते हैं, हमारी सोच, हमारे नजरिए, हमारी प्रतिक्रियाओं पर। मुझे लगता है यही इस विश्लेषण का केंद्रीय संदेश है। असली बदलाव की शुरुआत अंदर से होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। ये विचार वाकई बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि नियंत्रण काफी हद तक हमारे अपने हाथों में है, भले ही हमें कभी कभी लगे कि हम बाहरी हालातों के शिकार हैं। बिल्कुल, ये हमें पीड़ित महसूस करने के बजाय जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, हम मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन हम छाता ले जाना चुन सकते हैं या बारिश का आनंद लेना सीख सकते हैं। इसी तरह हम बाहरी तनावों को हमेशा खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे निपटने का अपना तरीका जरूर बदल सकते हैं। विश्लेषण में एक बहुत ही प्यारा रोजमर्रा का अभ्यास भी सुझाया गया है। हर सुबह की शुरुआत एक छोटी सी मुस्कान के साथ करना, चाहे मन कैसा भी हो, और हर रात सोने से पहले खुद को मन ही मन धन्यवाद कहना, मैंने आज भी कोशिश की। हाँ, ये छोटे छोटे अनुष्ठान या रिचुअल्स कह लें, हमारे दिन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। सुबह की मुस्कान एक इरादा तय करती है और रात का धन्यवाद हमें दिन भर के संघर्षों और प्रयासों को स्वीकार करने और शांति से आराम करने में मदद करता है, भले ही दिन हमारी उम्मीदों के मुताबिक ना बीता हो। यह भी आत्मकरुणा का ही एक रूप है। और अंत में एक बहुत ही गहरा विचार चिंतन के लिए छोड़ा गया है। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि कभी-कभी सिर्फ कोशिश करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ये हमें सफलता की हमारी पारंपरिक धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है।
क्या हमेशा अंतिम परिणाम ही मायने रखता है, या फिर उस परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया, उसमें किया गया प्रयास, उससे मिली सीख और मुश्किलों के बावजूद लगे रहने का जज्बा, क्या ये अपने आप में एक जीत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को शायद सोचने की जरूरत है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सिर्फ नतीजों को, रिजल्ट्स को महत्व देती है। ये हमें प्रक्रिया का सम्मान करने और प्रयास को सराहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी और दूसरों की जिंदगी में जीत को कैसे परिभाषित करते हैं। शायद असली जीत लगातार कोशिश करते रहने में ही है।